Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. So students, in the previous classes we studied about physical and chemical changes along with some experiments. So today we are going to study about rusting of iron, that how rust occurs in iron. So what is rusting? A red or orange coating that forms on the surface of iron when exposed to air and moisture is called rusting. तो रस्टिंग क्या होता है? एक कोटिंग जो आयरन के सरफेस के ऊपर एक कोटिंग आ जाता है जब आयरन एयर या फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है या फिर खुला रखा जाता है, तो तभी एक कोटिंग लग जाता है उसमें, जिसको बोलते हैं हम रस्टिंग. सो ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ iron metal combines with oxygen, means air, in the presence of water moisture to form compound iron oxide. This iron oxide is rust. तो रस्टिंग के प्रोसेस के समय क्या होता है? जब आयरन मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, वाटर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? एक कंपाउंड बनाता है जिसको बोलते हैं हम आयरन ऑक्साइड, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. तो इसी आयरन ऑक्साइड को क्या बोला जाता है? रस्ट बोला जाता है. सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड विच इज फर्दर नोन एज rust. Okay, so rusting affect iron particles and slowly destroys them. तो रस्ट जो इफेक्ट करता है जनरली आयरन को इफेक्ट करता है, आयरन के जितने भी सामान होते हैं, और धीरे धीरे उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार, trucks, bodies and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि आयरन हमारे डेली लाइफस्टाइल के बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए लगता है, जैसे कि ब्रिज बनाने के लिए लगता है, शिप्स, कार्स, ट्रक, बॉडीज़, ये सारी चीज़ों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों बनाने के लिए आयरन का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. तो इसीलिए अगर आयरन को ये रस्ट ऐसे बिगाड़ते रहेगा तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस होता है. So here you can see the chemical equation that iron reacts with oxygen in the presence of water gives iron oxide which is called rust. So the formula of rust is Fe2O3. Okay. For rusting the presence of both oxygen and water or vapor is essential. तो rusting के process में oxygen और water का जो presence होता है वो बहुत ही important होता है, इसी की वजह से rust लगता है. So coastal areas, more humidity, more moisture in air, मोर रस्टिंग. तो ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है. कोस्टल एरियाज़ मीन्स पास में समुद्र है, वैसे जगह को कोस्टल एरियाज़ बोलते हैं जहाँ पे वाटर बॉडीज़ ज़्यादा होता है. तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है एयर में, मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है एयर में, तो इसी वजह से वहाँ पे ज़्यादा रस्टिंग का चांसेस होता है मेटल्स में. So students, here you can see the picture where iron reacts with oxygen and water and gives iron oxide, okay, which is known as rust. So now breakdown of ozone molecule. तो इसी के बाद वहाँ पे आपके बुक में एक छोटा सा स्पेस में ओजोन, एक प्रोटेक्टिव शील्ड का एक कुछ बात किया गया है. तो वहीं से ओजोन क्या होता है? ये एक केमिकल चेंज होता है. सो रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे एक केमिकल चेंज है, breakdown of ozone molecule is also a chemical change. You can also add this in the example of chemical change. Okay, this is naturally occurring chemical change. So what is ozone molecule? What is the process in which process of ozone molecule breakdown? So ozone layer in our atmosphere protects us from the harmful ultraviolet radiation from the sun. Ozone absorbs UV radiation and breaks down to oxygen molecules. So ओजोन लेयर हमारे जो एटमॉस्फेयर जो है उसके बाहर एक ओजोन का लेयर है, एक ओजोन का लेयर है छोटा सा वहाँ पे. तो वहाँ पे जो लेयर है तो वो क्या हमारी मदद करता है? वो जो हार्मफुल जो यूवी रेडिएशन सन से निकलते हैं उसको वो लेयर हमारे तक पहुँचने नहीं देता है. वो उस अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज से हम लोगों को मदद करता है. वो क्या करता है ओजोन लेयर? वो जो ओजोन लेयर यूवी रेडिएशन को
एब्जॉर्ब करके उसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है, जो कि एक केमिकल रिएक्शन है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये एक केमिकल चेंज होता है। So if UV radiation were not absorbed by ozone, it would reach the Earth's surface and cause harm to us and other life forms. So ozone acts as a natural shield against this radiation. तो ये जो UV रेडिएशन है, ये अगर ये ओजोन लेयर जो है वो अब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा, वो अर्थ तक पहुंच जाएगा और हम तक पहुंच जाएगा तो हम लोग को हार्म कर सकता है, हम लोग को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए जो ओजोन है वो एक नेचुरल शील्ड की तरह एक्ट करता है, जो इस रेडिएशन के खिलाफ हमें प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। ओके, सो दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो नाउ वो जो रस्ट लगा हुआ रहता है तो उसको तो हमारे लिए, हम मेटल का सामान जनरली हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चीज़ों से यूज़ करते हैं मेटल का, तो वो रस्ट अगर उसको ख़राब कर देगा तो हमारे लिए वो बहुत ही नुकसानदायक है। तो सो हाउ वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग, तो हम लोग रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सो वी कैन प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कंटैक्ट विथ ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो हम उसको प्रोसेस को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका निकाल सकते हैं जिससे कि वाटर और ऑक्सीजन जो है वो उस आयरन मेटल तक पहुँचे ना और रिएक्शन भी ना हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? द फर्स्ट प्रोसेस इज वी कैन अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस ओवर आयरन आर्टिकल। तो जो भी आयरन का सामान है उसके ऊपर हम लोग पेंट कर सकते हैं या फिर ग्रीस लगा सकते हैं रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए। ऐसा करने से वो जो पेंट और ग्रीस है ऑक्सीजन और वाटर को आयरन तक पहुंचने नहीं देगा, एक कोटिंग बना देगा अच्छा से, अपना कोटिंग बना देगा। तो उस कोटिंग के अंदर जो आयरन मेटल है उस तक वाटर और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो इसी वजह से वहाँ पे रस्ट भी नहीं लगेगा। द सेकेंड प्रोसेस इज डिपॉजिट अ लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन। तो जिंक मेटल का एक लेयर बना सकते हैं आयरन के ऊपर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आयरन के ऊपर एक जिंक मेटल का कोटिंग किया जाता है, लेयर बनाया जाता है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक लेकिन ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाएगा। आयरन का जो है, आयरन अगर जिंक रहेगा उसके ऊपर तो आयरन को वो रिएक्शन होने से वो रोक सकता है, तो वो वहाँ पे वो रिएक्शन नहीं होगा और रस्टिंग को भी अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं फिर हम। द थर्ड प्रोसेस इज डिपॉजिट अ लेयर ऑफ क्रोमियम मेटल ऑन आयरन। तो आयरन के ऊपर हम एक क्रोमियम मेटल का एक लेयर बना सकते हैं, जैसे कि जिंक का बनाया था और पेंट का बनाया था वैसे बना सकते हैं, तो वो भी हमें रस्टिंग जो प्रोसेस है उससे प्रिवेंट कर सकता है। ओके, नाउ you also studied in your previous classes that salt is obtained from sea water through the process of evaporation। तो आप सबको पता ही है कि इवापोरेशन के प्रोसेस से सी वाटर से हम लोग सॉल्ट को निकालते हैं, सॉल्ट का एक्सट्रैक्शन होता है वहाँ से। सो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। सो सी वाटर इज allowed to stand in shallow pits. No, this is not a chemical change, this is a physical change. Okay, so यहाँ पे क्या होता है, फिजिकली हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि चेंज इन स्टेट। सो लिक्विड में ये कौन से स्टेट में जा रहा है? सॉलिड स्टेट में। सो लिक्विड में रहता है, तो जब लिक्विड इवापोरेट हो जाता है, सो दिस इज वी कैन सी द सॉलिड्स ऑफ सॉल्ट। सो दिस इज अ फिजिकल चेंज, दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज स्टूडेंट। So sea water is allowed to stand in shallow pits. Water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. तो जो sea water है उसको हम लोग shallow pits में डाल के, ऐसे जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है वहाँ पे डाल के रखा जाता है। तो जब वाटर हीट होगा, मतलब सनलाइट के अंडर में ये नेचुरली प्रोसेस किया जाता है, जो सनलाइट का जो हीट है, जब वाटर हीट हो जाएगा उस हीट से, तो क्या होगा, वाटर वेपर बन जाएगा और वहाँ पे जो सॉल्ट है वो वहीं पे रह जाएगा, सॉलिड पार्टिकल्स। तो इसी तरीके से इवेपोरेशन होता है और वहाँ से हम लोग को नमक मिलता है। सो इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट्स। तो कुछ ही दिन में जो वाटर है पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचा हुआ होगा? नमक बचा हुआ होगा। So but salt is obtained in this manner is not pure and its crystals are small। लेकिन इस प्रोसेस में जो हम लोग को सॉल्ट मिलता है वो पूरा प्योर नहीं होता है, उसको फर्दर हम लोग को प्योर करना पड़ता है और उसके जो क्रिस्टल्स है वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। सो व्हाट आर दिस क्रिस्टल्स? Now from that word crystal we are going to study the process of crystallization। So
In this process, large crystals of pure substances can be formed from their solutions by a process called crystallizations. तो यहाँ पे जो जितने बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं एक प्योर सब्सटेंसेस के, तो वहाँ से एक सॉल्यूशन से जहाँ से वो बनाए जाते हैं, तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. ओके, मैंने पहले ही कहा था आपको ये केमिकल चेंज नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज है. सो this changes a liquid into solid. Okay, for this experiment, for this crystallization process you have to do a experiment. तो आप इसको further जानने के लिए अच्छी तरीके से एक experiment भी कर सकते हैं. For this you have to take a cup full of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid. Heat the water. तो आपको इसके लिए एक बीकर में या फिर एक किसी भी चीज़ में आपको कप में वाटर लेना है, वहाँ पे कुछ थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है, फिर आपको वो वाटर को हीट करना है मिक्सचर को. When it starts boiling, add copper sulfate powder slowly while stirring continuously. तो इसके बाद जब वो बॉयल करना शुरू हो जाएगा, आपको उसमें क्या डालना है, कॉपर सल्फेट का कुछ पाउडर डालना है, धीरे से उसको स्टियर करना है, हिलाना है. ठीक है. Continue adding copper sulfate powder till no more powder can be dissolved. Filter the solution to remove impurities. तो continuously आपको copper sulfate solid powder डालते रहना है जब तक वो पाउडर डिज़ोल्व होना बंद नहीं करे. और उसके बाद आपको जो सॉल्यूशन है उसको फ़िल्टर करना है, मतलब उसको छानना है आप अच्छे से. देन यू हैव टू अलाउ इट टू कूल एंड डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग. और उसके बाद आपको उसको कूल ठंडा होने के लिए रख देना, और तभी आपको बिल्कुल भी उसको डिस्टर्ब नहीं करना है. देन यू कैन नोटिस आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट एट द बॉटम ऑफ द बीकर. तो आप कुछ देर के बाद यही ऑब्जर्व करोगे कि बहुत सारे लार्ज बड़े बड़े क्रिस्टल्स, छोटे छोटे दाने के जो क्रिस्टल्स होते हैं कॉपर सल्फेट के, वो बीकर के एकदम बॉटम में रेसिड्यू हो गए, मतलब नीचे एकदम पूरा बैठ गया है. तो इसी से हम समझ सकते हैं कि दिस प्रोसेस कैन बी कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन. ओके, सो क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन. क्रिस्टलाइजेशन का क्या प्रोसेस वो होता है, एक सॉल्यूशन से हम लोग कुछ क्रिस्टल्स ऑब्टेन करें. सो इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस. और वो एक टेक्निक होता है जहाँ पे कोई भी चीज़ को प्यूरिफाई करना हो, तो ये प्रोसेस हम लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं. सो जो हमने एक्टिविटी किया, यू कैन सी द पिक्चर हियर दैट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड द कॉपर सल्फेट crystals formed after heating. Okay, now students, what are the changes during chemical reactions takes place? So heat or light may be given off or absorbed, production of sound, change in smell, change in color, production of gas. सो एक केमिकल रिएक्शन के टाइम में क्या क्या चेंजेस हम लोग जनरली ऑफर कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हीट और लाइट या फिर दिया जाता है या फिर उससे प्रोड्यूस होता है, साउंड का भी कभी कभी प्रोड्यूस होता है, स्मेल का भी प्रोड्यूस होता है, कलर का चेंज हो सकता है, या फिर गैस भी कभी कभी प्रोड्यूस हो सकता है. सो फ्रॉम बर्निंग हीट इज प्रोड्यूस्ड, बाय रस्टिंग कलर इज चेंज्ड, by spoiled food unpleasant we get unpleasant smell, and mixing baking soda and vinegar produce gas. So these are the examples of chemical changes. Okay, so students, the chapter has ended. I hope you all find this chapter very interesting. So students, you have to write all the notes in your fair copy, learn the notes and read the chapter carefully. Okay, and students, your homework is question number 1, 2 and 3. So if you all have any doubt in any part of this chapter, you can ask me. I am going to clear your all doubts. तो स्टूडेंट, आपको अगर कहीं पे भी कोई डाउट है इस चैप्टर में, आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे. जितने भी नोट्स है आपको उसको अच्छे से याद भी कर लेना है, लिख भी लेना है अपने कॉपी में, और ये चैप्टर को और अच्छी तरीके से पढ़ना है. और आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 आपको दिया जा रहा है. बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप वो खुद से ज़रूर कर पाएंगे. सो स्टूडेंट्स, वी विल मीट सून with the next part of this chapter, with the exercise part of this chapter. Okay, thank you.